नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पीएम मोदी के कल के वाराणसी दौरे की तस्वीरें हैं, थोड़ा सा याद कीजिए। 28 किलोमीटर लंबे रोड शो में सड़क किनारे लोगों की कतार, ज्ञानवापी से मुस्लिम समर्थकों की जय जयकार और वाराणसी से उन्हें तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने की पुकार। अब सवाल यहां पर यह है कि यह माहौल क्या इंडी गठबंधन के लिए ठीक संकेत नहीं है? विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मच रही है, सभी लोग देख रहे हैं, और मुस्लिम तबके की जुबान पर अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा तो यही बता रहा है। सवाल उठा रहा है कि मोदी फैक्टर के कारण मुस्लिम वोट बैंक का विपक्ष से मोहभंग हो चुका है क्या? तो क्या मोदी मंदिर भी जाएंगे और भाईजान का वोट भी पाएंगे? बहस में आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। पूरे देश के मुस्लिम समाज का समर्थन उनको है। बनारस वाले चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और चाहेंगे कि जितनी बार 2 बार जो जीते हैं उससे दुगने वोट से ज्यादा से वो विजयी हों। वाराणसी से उठी ये आवाज इंडी गठबंधन की उन विपक्षी पार्टियों की नींद हराम करने वाला है जो मोदी मैजिक की काट के लिए मुस्लिम वोट बैंक का दम भरते हैं। वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे प्रधानमंत्री मोदी शनिवार रात वाराणसी पहुंचे। ज्ञानवापी के बाहर मुस्लिम तबके के लोग उनके इस्तकबाल के लिए जोश से भरे नजर आए। यही नहीं, वाराणसी में जगह जगह सजे ऐसे पोस्टर्स से देश को सीधा संदेश दिया गया। वाराणसी से इस बार निर्विरोध मोदी, देश में फिर इस बार नमो सरकार। चुनावी बयार में बदलाव की तस्वीर साफ दिख रही है। यूपी के ही कन्नौज में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पीएम मोदी को जिताने का संकल्प लिया है। इनके वोट पर अब तक समाजवादी पार्टी दावा ठोकती आई है, लेकिन 2024 में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। यही बात मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को चौंका रही है। संदेश साफ है, पीएम मोदी मंदिर भी जाएंगे, मुस्लिम तबके का वोट बैंक भी पाएंगे। 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस उन 64 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 2019 में मुस्लिम बहुल इन 64 सीटों में से बीजेपी के खाते में 24 सीटें आई थी। इस बार मुस्लिम वोटर्स के भरोसे को देखते हुए बीजेपी इसके डबल होने की उम्मीद लगा रही है। पीएम मोदी के 400 पार के नारे में भी यही भरोसा बोल रहा है। आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार राम मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी का मसला या फिर ऐसे अन्य विवाद जिनका सियासी तड़का मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए लगाया जाता रहा है, मुस्लिम तबका उससे ऊपर उठकर सोच रहा है। 2024 के चुनाव से पहले ये दिखने लगा है। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे में भी ये साफ दिखाई देता है। फर्स्ट टाइम ये रैली हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि आज मोदी सरकार यहाँ आ रहे हैं कि बहुत खुश फील हो रहा है हमें भी मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आज आप देखिए 5 अगस्त 19 के बाद खुशहाली है हमारे जम्मू कश्मीर में। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़ा चोट करने वाली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भरोसा विपक्ष के इंडी गठबंधन को चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। एसएन सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, साध्वी प्रज्ञा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं, और सैयद जावेद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जावेद भाई, जरा ये बताइएगा, ये रिपोर्ट आपने देखी, कुछ लोगों को आपने सुना भी जिनकी तरफ से कहा गया कि भैया इतना विरोध मत करिए, और कई लोग बोल रहे हैं कि खुलकर पक्ष में यहां पर आइए। तो मुझे बस इस बात को यहां पर आपसे जानना था, सबसे पहले जो क्लियर करना था, क्या मोदी के 400 पार के नारे को मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिलेगा अभी के हालात पर? आपका क्या कहना है?
नहीं, देखिए, जो मौलाना ने बात कही उनसे ये पूछ लेते कि जो मुसलमानों को दी जाने वाले स्कॉलरशिप थी, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, वो क्यों बंद कर दी गई? माइनॉरिटीज का बजट क्यों काट दिया गया? माइनॉरिटीज को टिकट कितने मिलते हैं? उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है? अभी यहाँ पर एक काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, एहसन सिंह साहब, अभी देखिए कि कहाँ लिए जाएंगे। आप कहिए कि हमने जो है अच्छे स्कूल खोले हैं मुस्लिम बस्तियों में, आप कहिए अच्छे हॉस्पिटल हमने खोले हैं मुस्लिम इलाकों के अंदर, आप कहिए कि हमने अच्छे जूनियर स्कूल खोले हैं, कितनी आपने माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, आप कहिए कि सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट को जो है आपने इतने साल ठंडे बस्ते के अंदर क्यों डाल रखा हुआ? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। और इस देश के अंदर कौन से पायदान के ऊपर इस वक्त जो है और कहाँ मुसलमानों को क्या रिजर्वेशन देंगे? ये पूछिए, तमाम सवाल है। जुमलेबाजी से और मीडिया मैनेजमेंट से अब देश नहीं चलने वाला, इसको जमीनी हकीकत की सच्चाई पर आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बरेली मसलक की तरफ से ये शहाबुद्दीन रजवी का जो बयान आया था, जावेद भाई, ये जो शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया, कन्नौज के कुछ मुसलमानों ने अपनी बात रखी, इकबाल जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से बात रखी गई, कश्मीर के जो मुस्लिम हैं, तो ये सब क्या मैनेज किए हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को नहीं कह रहा, लेकिन ये सवाल तो सामने है ना। वो कह रहे हैं विरोध नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध भी होगा आपका और आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके अपने विरोधियों को भी साथ में लेना होगा और जो आपके प्रशंसक हैं वो तो आपके साथ ही साथ है। लेकिन जहां पर विरोध की बात आती है, जहां पर आपका लोग विरोध करते हैं, तो आप उससे नाइतफाकी जाहिर करते हैं अपनी। आप उनको देशद्रोही कहेंगे, अर्बन नक्सल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, अभी देखिएगा पाकिस्तान चले जाओ और तमाम ऐसी चीजें करेंगे। इस देश की हकीकत और सच्चाई यहाँ की अकलियत है। किसी भी देश की एसेट्स जो होती हैं वो वहां की माइनॉरिटीज होती है। जिन जिन देशों ने किसी भी माइनॉरिटीज को लाइबिलिटीज समझा हुआ है वो देश ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। माफ करिएगा, लेकिन सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए जाते हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता कई ऐसी योजनाएं गिनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भैया मुस्लिम पक्ष के लिए तो हमने इतना सब कुछ किया है और इसीलिए उनका प्यार मिल रहा है, इसीलिए वोट परसेंटेज 14-19 इसमें लगातार बढ़ रहा है। 40%, 38% माइनॉरिटी का बजट क्यों काटा गया? पूछिए इनसे। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद करी गई? पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप होती थी, वो कब बहाल करेंगे? अच्छा, एक बार सिंह साहब से मैं जरा रिएक्शन ले लेता हूं। सिंह साहब, जरा बताइए, 2024 में मुस्लिम वोट बैंक के सिर चढ़कर बोलेगा मोदी मैजिक क्या? जावेद साहब बोल रहे नहीं है। पूछिए मौलाना आजाद। ना, ये सवाल नहीं है, पूछिए मौलाना आजाद। अच्छा, इनके सवाल का जवाब दीजिए, मेरे का बात में दीजिएगा, पहले इनके सवाल का जवाब। हाँ जावेद, सुनिए, देखिए, मैं कह रहा हूं, हमारे मित्र ने कहा कि आलोचना करना चाहिए और आलोचना को ये लोग स्वीकारते नहीं। मैं तो कह रहा हूं को मानते हैं। सुनिए भाई, अरे आप सुनिए, मैं तो वही कहने जा रहा हूं। हम तो कहने जा रहा हूं। देखिए हिमांशु जी, इनको चुप कराइए। सुनिए, देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मोदी जी ने क्या किया? विकास को साधा। मोदी जी ने गरीबों को उजाला दिया, गरीबों को उज्ज्वला दिया और जो सनातन अभी शायद भूमिका बना रहे हैं, जरा सुन लेते जावेद भाई, सुन लेते हैं। मंदिर बनाया। निश्चित तौर पर गरीबों से पूछिए जिनके को छत नहीं था, अगर उनको आवास मिलेगा, उनका धर्म केवल मुस्लिम नहीं है, उनका धर्म हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है। जब उनको आवास मिला तो मोदी जी के साथ हो गए। जो कभी अमीरों की शान कही जाने वाली बिजली अगर गरीबों के घर में लगी, मुसलमानों के घर में रही, मोदी जी के साथ हो गए। उज्ज्वला मिला, मोदी जी के साथ हो गए। किसान सम्मान निधि मिला, मोदी जी के साथ होकर। मैं तो कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर 5 लाख रुपए जो दवा का मिलता है वो हमारे मुसलमान भाई बहनों को मिला। सिंह साहब, देखिए, आप 10 तरह की योजना चलाएंगे, वो 10 तरह की योजना शायद जावेद साहब को पसंद नहीं आए, विपक्ष को पसंद नहीं आए, लेकिन जो बार बार एक पॉइंट उठाया जा रहा है स्कॉलरशिप का, वो बजट का, उस बारे में जरा बता दीजिए ना। देखिए, दरअसल ये लोग क्या है ना, गिलास भरी कितनी है इसको नहीं देखते हैं, गिलास खाली कितनी है उसको देखते हैं। हमने एक सर्वे कराया कि वास्तविक जो मदरसे हैं वो चले और गैर वास्तविक मदरसे न चले। आज उस्ताद योजना सबसे ज्यादा वो मुस्लिम भाइयों के लिए दिया गया है। उस्ताद योजना किसके लिए है? 5 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप किसको दी जा रहा है? मुसलमानों को लिए दिया जा रहा है। अच्छा। मुसलमान बेटियां जो ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा लेंगी, उनकी शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे। कौन दे रहा है? ये मोदी सरकार दे रही है। और सुनिए हिमांशु, मैं योजना के लिए एक बार मंगवा लेता हूं अपने पास में, ताकि मैं भी समझ सकूं।
कौन कौन सी योजना, मैं उसकी भी लिस्ट मंगवा लेता हूँ। मुरादाबाद और अलीगढ़ में। अच्छा ठीक है, आप मेरे को एक बार सबसे बात करने दीजिए, एक बार सबसे बात करने दीजिए। साध्वी प्रज्ञा, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर किसके लिए बन रहा? हाँ, अच्छा, इसलिए ठीक है। मैंने कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। हमने विकास को साध लिया, इसलिए सब हमारे साथ। साध्वी प्रज्ञा जी, तुष्टिकरण को साध्वी प्रज्ञा जी, इसलिए इनके साथ कोई नहीं। जो ये कहा जाता था अभी तक सेट एक माइंडसेट बना के ये लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक होता है वो मोदी को नहीं मिलता है या फिर बीजेपी एनडीए को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और आंकड़े आते भी रहे हैं जिसमें देखा है कि वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अब तस्वीरें भी आ रही हैं जो खुलकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मौलाना है या फिर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो बोल रहे हैं, समर्थन में बात कर रहे हैं। क्या बदलाव आया और ये बदलाव क्या 24 में इंपैक्ट डालेगा? देखिए हिमांशु जी, ये तो बदलाव पूरा भारत देख रहा है और मुस्लिम लोग भी हैं जो चाहते हैं कि विकास हो, राष्ट्र के अंदर प्रगति हो, क्योंकि जब राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र का विकास होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिसी से उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो कट्टरता के नाम पर हमारे जो युवा हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए हम लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं, वो हमारे युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, उनके माइंडसेट को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा, आप लगातार टाइम्स नाउ, नवभारत के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम मोदी जी को अपने वोट देंगे, क्योंकि बात अब विकास की है, प्रगति की है। अभी आप देखिए भारत में इतना सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कितने सारे मुस्लिम लोग भी राम मंदिर के दर्शनों के लिए गए। हाँ। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको अब समझ में आना चाहिए कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो 24 के बाद तो इनको जवाब मिल ही जाएगा। 24 में तो पक्का मुस्लिम वोट भी मिलने वाले हैं और अगर अब भी नहीं समझे हिमांशु जी तो आप बताइए कि कब समझेंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमान नहीं है, कितना मुरादाबाद में मुसलमान नहीं है, वहाँ एयरपोर्ट मिल रहा है, अलीगढ़ में मुसलमान नहीं है, देखिए ना, जवाब जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए सिंह साहब एक मिनट, सिंह साहब देखिए ना, सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए एक मिनट। सिंह साहब ये जवाब साध्वी प्रज्ञा से था, वो जवाब दे देंगी। ये जवाब साध्वी प्रज्ञा से था, वो दे देंगी। एक मिनट रुकिए ना सिंह साहब, एक मिनट रुकिए। सबके विकास की बात, हाँ सिंह साहब एक मिनट रुकिए। सबके बीच में बोलने का कार्य करते हैं। सबका विकास तो सबको बोलने का मौका, एक मिनट रुकिए। सबका विकास, सबके विकास में सबको बोलने का मौका भी आता है। सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सिंह साहब। हाँ हिमांशु जी देखिए, मैं ये कह रही हूँ, जब्बार साहब इतने बौखला क्यों रहे हैं? बात तो डेवलपमेंट की है, बात प्रगति की है, बात राष्ट्र विकास की है। यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम चाहता है कि राष्ट्र विकास से देना चाहता है उस सरकार को जो विकास कर रही है, जो भी सब लोग क्या है, वाई दिस हिंदू मुस्लिम ऑल द टाइम? बंटवारा तो आप कर रही है देश का, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पहले भी विभाजित किया आपने देश को, अब दोबारा विभाजित करेंगे क्या जब्बार साहब? हर बार यही, हर पॉलिटिक्स के ऊपर उठ जाइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को मत बांटिए जब्बार साहब। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, एक मिनट अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, अब रुकिए। लोकेश जी देखिए कितने शांति के साथ बैठे। अखिलेश जी में आ गया। हिमांशु जी ये बातचीत बंद करके नहीं अखिलेश जी मैं आप ही के पास आया हूं, मैं एक करके क्या बात करेंगे ऐसे? वो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हमें बोलने का मौका मिल गया तो हम बोलेंगे। अब वो भावनाएं होती है, निकल जाती हैं, सम्मान करना चाहिए। अखिलेश जी अब आप बताइए भाई हमें। हाँ आप ही के पास आ रहा हूँ। अखिलेश जी अब बताइए कि MY फैक्टर की जो बात आप लोग कर रहे थे, बाकी ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक अभी तक समाजवादी के पास जाता था और ये बात सत्य थी, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन आया? आप इस बात को महसूस करते हैं क्या? हिमांशु जी आपने जब पूरी बहस में 2-3 मुद्दे शुरू से लेके आप निकले, पूर्वांचल का लेके, बनारस का लेके, उत्तर प्रदेश के विकास को लेके, इस पे हम मुसलमान के वोटों को लेके हम इस पे एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं जी कि निश्चित तौर पे बनारस में निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं अगर बनारस के आसपास पूर्वांचल में जहां पे मोदी जी जा रहे, 10 साल तो हो गए ना हिमांशु जी? हाँ बिल्कुल। तो 10 साल में बड़ौदा की तरह, जामनगर की तरह, अहमदाबाद की तरह, सूरत की तरह उत्तर प्रदेश में भी उद्योग तो आ ही गए होंगे। गांव-गांव में लोगों के घरों में कारोबार पहुंच ही गए होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से रोजगार के लिए पलायन तो रुक ही गया होगा।
अगर ये काम हो गए होंगे हिमांशु जी, तो निश्चित तौर पे जाति के टूट के जो पैमाने थे और मोदी जी को समाज वोट करेगा। हाँ, इन 10 साल की राजनीति में उत्तर प्रदेश में एक बात जरूर हुई है हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति का केंद्र होता था, रुक गया। गरीबों का जमीन कब्जा करना तो लूट ही गया। जो उत्तर प्रदेश में जो लूटपाट जो रुका है, तो बन गया। आजमगढ़ का सिंह साहब और भी चैनल आपको अवसर देंगे बोलने के लिए। भाई इकलौता प्रोग्राम नहीं है कि आप चुप ही नहीं हो रहे। आप देखिए ना, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुल गया ना। आप इनको बोलो हिमांशु जी, कम से कम बात सुनने दे भाई। एहसन सिंह साहब, एक मिनट, अभी लोकेश चंदन जी के पास भी जाना है, सुनिए ना। अब देखिए, नहीं तो फिर जब आप सुनने को तैयार नहीं। सुनिए ना एहसन सिंह साहब, माना विपक्ष में इस वक्त भगदड़ मची है और आप सभी को अपनी तरफ ला रहे हैं, लेकिन यहां पर तो उनको बोलने का मौका दीजिए ना, बोलने का मौका दीजिए। जवाब जी शुरू किए थे कि अरे रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, बोलिए कटिया जी। विकास गिना दीजिए, विकास गिनाइए, विकास। हाँ, तो एक मुद्दा तो ये है हिमांशु जी, और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश और देश में और 90% उत्तर प्रदेश में जो कंपनियां हैं, जो ठेके हैं, जो पट्टे हैं, सब गुजरात की कंपनी आके करने लगी है। ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ठेके, पट्टे, कारोबारी जो उत्तर प्रदेश के लोग करते तो वहां गुजरात के लोग आके कर रहे हैं। यहां के मंत्रिमंडल के में किसको टिकट कितने मिलेंगे, कौन मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में विस्तार क्या होगा, उसके फैसले भी अब अहमदाबाद और दिल्ली में होने लगे हैं। जो राजनीति का केंद्र होता था, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। कटियार साहब मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। कटियार साहब मेरे को जरा ये बताइए, तो फिर बीजेपी ये दावा कैसे कर रही है कि उनका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, वाराणसी और बाकी के क्षेत्रों में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी उनको वोट ज्यादा मिलने लगे हैं और ये आंकड़ों के साथ वो प्रस्तुत करते हैं, ये फिर कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत गजब का सवाल है हिमांशु जी। इनका एक नारा है भाजपा 400 पार, लेकिन इसका डेमो भी इन्होंने चंडीगढ़ में दिखाया है। चंडीगढ़ में कैसे ये बेईमानी करके चुनाव जीत रहे थे, वो डेमो दिखाए हैं। तो इनको बेईमानी करके चुनाव जीतने से परहेज नहीं है हिमांशु जी, जनता इनके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वजूद को आपने कमजोर किया है। लोकेश जी बताइए, ये कौन सी जनता है? लोकेश जी, ये कौन सी जनता है? विपक्ष कहता है कि जनता इनके खिलाफ है, जनता इनके खिलाफ है, लेकिन जब वोट मिलता है तो यही जनता साथ दे देती है। वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, मुस्लिम भी अब जो मुस्लिम पक्ष है वो भी अब वोट कर रहा है। ये लोकेश जी, ये कैसे हो रहा है? ये हिमांशु जी, ये वही जनता है, ये वही आशा वर्कर्स है जो प्रोटेस्ट पे बैठते हैं कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ये वही किसान है जो बॉर्डर के ऊपर बैठते हैं कि जो वादे आपने किए थे एमएसपी के, वो एमएसपी के वादे आप पूरे नहीं करते। ये वही जनता है जहां पे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक फरियाद लेकर जाते हैं कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलते हैं तुम्हारी औकात क्या है। ये वही जनता है, ये वह आम जनता है जो ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है। वह जब अपने घर जाता है तो घर में जाकर उसे इतना महंगा बिजली का बिल दे दिया जाता है, उसे बता दिया जाता है कि सिलेंडर भरना है, उसे बता दिया जाता है कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। सुनिए ना एहसन सिंह साहब, शुरुआत में मैं आपके पास आया, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया, आपने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी भी, है ना। आप हिंदू धर्म को आतंकवादी कहे, आपने किया क्या? सिंह साहब, मुझे लगता है आप तक आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज कम कर दी। आप लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही, थोड़ा सा रुकिए, एक बार सबसे इनसे बात रखने दीजिए, फिर अगर आपकी कोई बात है तर्कों के साथ आप रखिएगा, है ना। लोकेश जी, मैं मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा हूं, क्या मुस्लिम वोट बैंक सच में बीजेपी की तरफ जा रहा है जैसा वो दावा कर रहे हैं? हिमांशु जी, जब कोई एक गृहस्थ अपने घर में जाकर घरेलू प्रॉब्लम्स की बात करता है तो ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जब वो महंगाई की मार झेलता है और टीवी पर दिखाया जाता है कि उद्योगपति जो है अपने बच्चों के लिए हाथी घोड़े का भोजन तैयार कर रहे हैं और उसको अपने बच्चे को देने के लिए एक चॉकलेट तक नहीं है, वो ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है।
लोकेश जी, मैं एक आम नागरिक है, देखिए कुछ रिसर्च मांगता है सरकार से, कुछ रिसर्च के लिए निकाल के लाते हैं में, सुनिए रिसर्च कुछ निकाल के लाते हैं लोकेश जी हम, जिसमें ये कहा गया कि केंद्रीय योजनाओं में मुस्लिम तबके को फायदा हुआ, मुस्लिम महिलाओं को हक में 3 तलाक कानून, पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम। कुछ आंकड़े ये भी है कि 9 करोड़ को अगर 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा, 3 करोड़ उसमें मुस्लिम है, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने उसमें 35% मुस्लिम है। 28/1/2022 योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 45 लाख आवास बने तो उसमें 35% मुस्लिम आबादी को आवास मिले हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ में से 5 करोड़ मुस्लिम हैं। तो ये तो वो मुस्लिम है ना कि जिनको फायदा मिल रहा है और इसीलिए शायद वो जा रहे हैं। हिमांशु जी, हमने आजादी किसी एक तबके को लाभदारी के लिए नहीं, भागदारी के लिए दी थी। हाँ, हमने उन्हें लाभार्थी ये भागीदारी नहीं है क्या? ये भागीदारी नहीं कहेंगे? रिपोर्ट आप ही की भागीदारी आप नहीं कहेंगे? आप रखे थे एक मांग मुसलमानों के, एक मिनट बात थोड़ी अच्छे से होने दीजिए सिंह साहब, प्लीज अच्छे से बात होने दीजिए ना, थोड़ा क्लियर बात होने दीजिए। हाँ, पूरी डिबेट को खराब देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक मांग भागीदारी न्याय की है। सरकार केवल उनको लाभार्थी बनाकर उनकी भागीदारी छीन नहीं सकती। तो इसमें भागीदारी नहीं होगी, ये भागीदारी नहीं है क्या? जावेद भाई जावेद नहीं, मेरे को थोड़ा सा इसको क्लियर समझना। जावेद भाई, ये जो आंकड़े यहां पर कुछ मैंने बताए हैं, क्या ये भागीदारी नहीं है? इसमें क्या मुस्लिम पक्ष का भला नहीं हो रहा है? एक आंकड़ा बताना भूल गए, जल्दी में आप आ गए होंगे। एक बता दीजिए अपना, दंगाई का बता दीजिए, अपने पत्थरबाजी का बता दीजिए, अपने गला काटने का बता दीजिए, अपने 3 तलाक का बता दीजिए, अपने धर्मांतरण का बता दीजिए, अपने लव जिहाद का बता दीजिए, भारत के टुकड़े होंगे उसके समर्थन में बता दीजिए। सिंह साहब, आपको पता है, सिंह साहब आप अपना एक पक्ष कमजोर, सिंह साहब आप अपना एक पक्ष कमजोर कर रहे हैं। एक मिनट, एहसन सिंह, एक मिनट, जावेद भाई एक मिनट, सुनिए सिंह साहब, आप अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं, आप अपना ही पक्ष कमजोर कर रहे हैं। सिंह साहब, अगर कोई बात तथ्यों के साथ रख रहा है या उसको काट रहा है तो सुनिए और फिर अपनी बात रखिए। ये बीच में कहां से आप दंगाई और ये सारी चीजें ले आए? एक बहुत बात कर रही है योजनाओं की। जावेद जी मेरे बीच में बोलना शुरू किए थे, कहां बोले? नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। जावेद भाई बताइए, आप डिबेट बर्बाद करने के लिए बताइए प्लीज, ऐसे डिबेट मत करिए। भारतीय जनता पार्टी में नंबर नहीं पड़ेंगे तुम्हारे भाई, संबित पात्रा बनने की कोशिश मत। नहीं जावेद भाई, ये जो आंकड़े हैं ये क्या है? हटा दीजिए भाई, अगर नहीं बात किसी के कहने से नहीं चल। एक मिनट रुक जाइए, सबको मौका मिलता है, ठीक है। जावेद भाई, ये आंकड़े क्या बताते हैं? सुनिए, ये आंकड़े ये बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम की रिपोर्ट है कि 62% माइनॉरिटीज के ऊपर हमले बढ़ गए। जिस तरीके से देश के अंदर लिंचिंग हो रही है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा भूखमरी, ये बता रहे हैं, आज विश्वास के मुसलमानों का आज 14 और 19 में मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी मुझे वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व पर मोदी जी पर। अरे एक मिनट, सिंह साहब की आवाज डाउन कीजिए प्लीज, आवाज डाउन कीजिए। मैं आ रहा हूँ सिंह साहब, रुकिए, आपके पास आऊंगा, आवाज आऊंगा। जावेद नहीं, सैयद जावेद भाई, देखिए, उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना और ये बाकी जो मैंने आपको बताई, ये सारी ये चल रही हैं। तो ऐसा है ना कि हर तरीके से आगे लाने की और साथ में लाने की कोशिशें हैं ना, और शायद ये इंपैक्ट डाल रही हैं। इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत मुश्किल है। हिमांशु भाई, अब तसल्ली से पूरी बात सुनिएगा। आपको पता है, आसाम के अंदर महंगाई बढ़ जाती है तो उसके लिए मियां भाई जिम्मेदार होते हैं। ये आपने नहीं सुना? अब ये तो वो है कि भाई सीधे कहीं कुछ होता है तो हमको परेशान किया जा रहा है। ये तो विक्टिम कार्ड वाली बात आ गई। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले बढ़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हिमांशु, ठीक है, साधी प्रज्ञा पूछिए। देखिए, ऐसे भूखमरी बढ़ी साधी प्रज्ञा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, साधी प्रज्ञा जी प्लीज नहीं, जावेद भाई सुनते हैं बात को। हाँ, बोलिए। देखिए, मेरा 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। लोकेश जी ने बात करी अभी कांग्रेस की, ठीक है, आप मुझे बताइए
कांग्रेस तो बार बार अपने लीडर को ही लॉन्च करने में लगी हुई है। वो देश की पॉलिसीज के बारे में क्या सोचेगी, अपने लीडर का ही लॉन्च इनका नहीं खत्म होता है। दूसरी, जवाद साहब यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए भारत के अंदर माइनॉरिटीज जितनी सुरक्षित हैं, कोई और देश बता दीजिए पूरे विश्व में जहां पर माइनॉरिटीज के पास इतने राइट्स हो, जहां पर माइनॉरिटी का जो व्यक्ति है वो देश का राष्ट्रपति बन जाए, पहला एजुकेशन मिनिस्टर हो देश का। आप ये बताइए ऐसे कौन सा देश है जहां पर माइनॉरिटीज इतनी सिक्योर और सेफ महसूस करती हैं? और ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बैठकर, नो डाउट आई हैव ऑल सिंपैथी विद यू, राइट, बट जब बात देश की डेवलपमेंट की होती है तब आप सनातन धर्म पर अटैक करते हैं, तब सनातन की बात करते हैं आप। और जब बात सनातन की होती है तब आप महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी मुद्दों पर लाते हैं। तो देश का विकास तो हो ही रहा है। इसलिए कहते हैं कि विजन नहीं है, जिस मुद्दे पर रहते हैं मुद्दा तुरंत चेंज हो जाता है। अगर देश का विकास नहीं हो रहा, देखिए सवाल आपने पूछा तुरंत जवाब, सवाल पूछा तुरंत जवाब, प्लीज। हाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न किया साध्वी जी ने। साध्वी जी, हम सनातन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जब भी हम प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब हमें धर्म के आधार पर दिया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये विरोध करते हैं कि जब हम मुद्दे आर्थिक और रोजमर्रा के जीवन पर करते हैं तो हमें हिंदू विरोधी क्यों कह दिया जाता है? क्या हिंदू को भूख नहीं लगती? क्या भूख जो है केवल एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ है, एक धर्म की तरफ है? राहुल गांधी जी कहते हैं, अगर हम ये पूछते हैं आपसे, इसका तो जवाब मिल गया। सिंह साहब प्लीज बंद कीजिए। डाउन कीजिए। मेरे को ये देखिए, इसका तो जवाब यहां पर दिया। लेकिन अखिलेश कटियार जी, ये बात भी सही है ना कि जब भी विकास की बात आती है तो हिंदू मुस्लिमों का बोल के ये कहा जाता है कि हिंदुओं को तो चलो ठीक है कर दिया जाता है, मुस्लिमों को हमेशा दबाया जाता है। ये तो विपक्ष की कोशिश है ना, ये लगातार विपक्ष बोलता है, ये आरोप लगाता है कि नहीं लगाता? हिमांशु जी, आपसे मुझे सिर्फ दो बात कहनी, क्योंकि आपका शो का टाइम भी खत्म हो रहा है। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक ये है कि इस देश में एक साल में 11,000 किसान आत्महत्या करते हैं, 23 रुपए प्रतिदिन में किसान जीवन जीता है, और उन्हीं के राज्य में उन्हीं के लोग 1,000 करोड़ की शादी करते हैं। जिस मुद्दे की बात करता हूं आप दूसरे मुद्दे पे पहुंच जाते हैं। करता है, मैं यहाँ पर उनके पैसे से ये है। मैंने यहाँ पर पूछा, मैंने यहाँ पर आपसे कुछ और पूछा और आप पूछ के कहीं और। हमेशा यही तो मुद्दा है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश में विपक्ष लगता है, तभी तो ये शायद जनता को एक्सेप्ट नहीं होता। हिमांशु जी, चुनाव है। हिमांशु जी, चुनाव है, जनता इस देश की मालिक है। अरे जनता मालिक है, लेकिन ये तो है कि जनता अगर जनता का विकास करती है, कोई बात नहीं कर रहा। आप जनता के हिसाब से रखिए ना, नहीं कटियार साहब, आप जनता के हिसाब से रखिए कि अब अगर जनता का विकास, नहीं, अब अगर जनता के विकास की बात आती है तो उसमें एक बीच में लकीर खींच दी जाती है। उसमें यह कह दिया जाता है कि भैया यहां पर तो हिंदू मुस्लिम है। जनता तो जनता होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या कैटेगराइज तो आप कर रहे हैं, राइट। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं हिमांशु जी, हम लोग जो अभी जो एक सज्जन सैयद साहब कह रहे थे कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उन रिपोर्टों के आधार पे जो पिछड़ा तबका था उसको उसका अधिकार और उसे विकास दिलाने के लिए जब हम काम करते थे, हम योजनाएं लाते थे, तो आप हमें मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते थे। हम तो हिस्सेदारी देने की बात कर रहे थे। जो पीछे छूट गया है कि जनता का मत अभी तक शायद आप लोग समझ नहीं रहे, और यही बात है कि यहां पर जनता क्या डिसाइड कर रही है, क्या नहीं कर रही है और क्या फैसला ले रही है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। नब्ज समझेंगे तो शायद जनता आपको पसंद भी करेगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।